गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश चौधरी आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 9 चल रहा था जिसमें वीबीटी सिद्धांत का हमने अध्ययन किया था। थोड़ा सा जो वीबीटी सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा दोहरा देते हैं। वीबीटी सिद्धांत क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है संयोजकता बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। पॉलिंग ने सिद्धांत की व्याख्या करने का मुख्य कारण था जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिकों की ज्यामितीय संकरण, उनमें रंगीय प्रकृति, उनमें चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रकृति आदि की व्याख्या करने के लिए पॉलिंग ने वीबीटी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके आधार पे संकुल यौगिकों की समन्वय संख्या के आधार पे उनकी ज्यामिति की व्याख्या की जा सकती है। अब देखो, इस सिद्धांत में मुख्य रूप से समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 4 व समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों की व्याख्या की गई है। समन्वय संख्या 4 होती है तो जहां पे ज्यामिति चतुष्फल की है और वर्गाकार समतलीय है, जिसमें संकरण इसमें होता है sp3, इसमें होता है dsp2। और जो समन्वय संख्या 6 वाली है ये होती है अष्टफल की है, जिसमें संकरण होता है d2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। लास्ट वीडियो में हमने समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक की व्याख्या की थी, साथ में हमने वर्गाकार समतलीय पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NaCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इस संकुल की व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार का जो संकुल यौगिक है, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, इसमें बंध कोण कौन सा होगा, ठीक है, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। अब देखो NaCO4 है, यहाँ पे जो लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल लिगेंड किसी भी धातु आयन के साथ सदैव शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी कि कार्बोनिल के साथ में कोई सा भी सेंट्रल मेटल आयन जुड़ा हो वो सदैव शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे संकुल की हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाले, x + 0 = 0, x = 0, यानी कि यहाँ पे निकिल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में प्रेजेंट है। अब निकिल आता है 28 नंबर पे। निकिल परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 18 3d8 4s2 4p0। ठीक है, अब देखो इस संकुल यौगिक में जो समन्वय संख्या है वो समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, यानी कि निकिल सेंट्रल मेटल आयन के साथ में 4 उदासीन एक दंतुक लिगेंड कार्बोनिल जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे 4 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, एक दंतुक है, तो जो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब समन्वय संख्या 4 होती है तो जो ज्योमेट्री है वो चतुष्फल की है और वर्गाकार हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास में संकरण यदि sp3 आता है तो चतुष्फल की है और वर्गाकार समतलीय आता है तो dsp2 आएगा तो वर्गाकार समतलीय। अब देखो निकिल अपने पास में 0 अवस्था में है तो सेम ये ले लेंगे। निकिल परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी हो जाएगा 3d8 4s2 4p0, यानी डी में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है
और p में शून्य इलेक्ट्रॉन है, यानी 3d 4s और 4p। अब देखते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, यानी कार्बोनिल हो, NH3 हो या Cn- हो, इनमें से कोई सा भी लिगेंड हो। अपने सिलेबस में तीन मुख्य यही काम आते हैं, ये तीनों परवल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। इनकी उपस्थिति में सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। तो देखो आगे लिखेंगे, इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन एक परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति के कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। फिर नीचे लिखेंगे, निकिल परमाणु परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा और युग्मन होने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एस कक्षक में हैं वो यहां और यहां भरे जाएंगे। एस में शून्य हो जाएगा, यानी 3d 4s और 4p। समन्वय संख्या 4 होने के कारण जो कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल अपने लोन पे डोनेट करेंगे, उसके लिए 4 रिक्त कक्षक चाहिए। तो देखो डी तो कंप्लीट बना हुआ है, 1 s और 3 p, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। यानी कि इन 4 कक्षक में, जिसमें एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है, यहां पे जो कार्बोनिल है जो अपने लोन पे डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाता है, तो उसकी जो ज्योमेट्री है sp3 संकरण है, तो इसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। और ज्यामिति बनाने के लिए बीच में निकिल लिख लेंगे, ये निकिल हो गया, यहां पे कार्बोनिल 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 और कार्बोनिल, इसको मिला देंगे। ये ज्यामिति है वो होगी टेट्राहेड्रल, और जो बॉन्ड एंगल है वो 190 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। यानी कि इसमें संकरण कौन सा है, वीबीटी सिद्धांत के आधार पे हमने संकरण निकाला है, वो कौन सा है, sp3 संकरण है। और sp3 संकरण की जो ज्यामिति है वो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। बंधकोण, चतुष्फलकीय ज्यामिति में बंधकोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, फिर इसमें चुंबकीय प्रकृति। अब देखो डी कक्षक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, तो कैसा होगा ये, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, n का मान 0 है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। रंगीय प्रकृति, अब देखो रंगीय प्रकृति है, उसमें जो रंग है वो तो रिप्रेजेंट नहीं होगा,
लेकिन ये कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, यानी कैसा होगा, ये रंगहीन होगा। इत्यादि गुणों की व्याख्या हम वीबीटी सिद्धांत के आधार पे कर सकते हैं। अब देखो वीबीटी सिद्धांत में भी कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को बैथे नामक वैज्ञानिक ने एक सीएफटी सिद्धांत के आधार पे दूर किया। इस सिद्धांत में क्या कमी थी वो देखो। सबसे पहली कमी है, इस सिद्धांत के आधार पे हम कोई भी संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक की ऊष्मा, उसमें जो गतिकी है उसका अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, जो रासायनिक गति है, जो आपके पास संकुल यौगिक है, इसकी रासायनिक गति है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तीसरा है, इस सिद्धांत के आधार पे हमने वीबीटी सिद्धांत है, इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको अधिक गुणवत्ता दी गई है, जो लिगेंड है उसकी गुणवत्ता इतनी नहीं बताई गई। चौथी है कि जो ये संकुल यौगिक है, समन्वय संख्या 4 समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक की अधिक व्याख्या करता है। समन्वय संख्या 5 वाले संकुल यौगिक है, उनकी व्याख्या उतनी नहीं कर पाता। इसके आधार पे जो संकुल यौगिकों में रंग होगा, वो रंग किस प्रकार रिप्रेजेंट होता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इत्यादि कमियों को दूर करने के लिए बैथे नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम सीएफटी कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यानी कि वीबीटी सिद्धांत में जो भी कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए बैथे नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम सीएफटी कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पे यह बताया गया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगेंड है वो एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। सेंट्रल मेटल आयन पे धनावेश और जो लिगेंड है उस पे ऋणावेश होता है, जिससे इन दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसी के आधार पे जो सीएफटी सिद्धांत है, इस सीएफटी सिद्धांत में जो डी कक्षक है, उन डी कक्षक के विपाटन को समझाया गया है कि किस प्रकार विपाटन होता है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की, जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है उसकी उपस्थिति में जो डी कक्षक है उनका विपाटन कैसे होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे, उन सब की व्याख्या हम सीएफटी सिद्धांत के आधार पे करेंगे। अब है सीएफटी सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जो कि बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। ठीक है, बैथे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने से ज्यामिति का यानी संकुल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, इसने जो बैथे नामक ने बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। जो लिगेंड कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, इसी के आधार पे उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल आयन या जो मुक्त आयन है, उनमें जो डी कक्षक होते हैं वो होते हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक होते हैं, यानी कि उनकी जो ऊर्जा का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन जब ये समभ्रंश डी कक्षक, सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं, लिगेंड के संपर्क में आने से इन कक्षकों का विपाटन दो भागों में हो जाता है तथा उन दोनों कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, जिसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी कि CFSE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, साथ में जो आपके पास में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसको हम डेल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेल के साथ में यदि O हो तो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और डेल T हो तो क्रिस्टल क्षेत्र जो
चतुष्फलकीय संकुल है उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, यानी ओ का मतलब ओक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय, और टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अब देखो बैठे जो डी कक्षक है, डी कक्षकों में जो समरस डी कक्षक है उनके विपाटन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी कि पहले अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSC किस प्रकार होता है वो देखो, यानी कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा किस प्रकार होती है। सबसे पहले देखो यहां पे जो डी कक्षक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं जिनका नाम DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। अब देखो ये जो 3 कक्षक हैं इनका नाम होता है T2Z, और ये वाले 2 कक्षक हैं उनका नाम होता है EZ, यानी कि मुक्त आयन या समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक, ये हमारे पास में है एनर्जी। अब देखो यदि लिगेंड की उपस्थिति में, यदि कोई लिगेंड यहां पे प्रेजेंट हो, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है, यानी कि लिगेंड की उपस्थिति में समभ्रंश डी कक्षकों का विभाजन या विपाटन। अब देखो ये जो कक्षक हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, यहां पे 2 कक्षक होंगे, नीचे वाले में 3 कक्षक होंगे। इनको हम कहते हैं EZ और इनको कहते हैं T2Z। यहां पे कौन कौन से कक्षक हैं, DX2, Y2 और DZ2, और नीचे हमारे पास में है DXY, DYZ और DZX। ये हमारे पास में है CFSC, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसका मान tan dq या del 0 होता है। जो ऊपर वाला है इसका मान होता है 0.6 del O, और नीचे वाला है -0.4 del O, यानी कि जो डी कक्षक है इसको हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, और इसे कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, यानी कि समभ्रंश डी कक्षक हैं। यदि वो किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो लिगेंड के संपर्क में आने से उनमें जो डी कक्षक है उनका 2 भागों में विपाटन हो जाता है, जिसका कारण क्या है, देखो ये नीचे तीनों कक्षक हैं DXY, DYZ और DZX। इन तीनों में क्या होता है, देखो ये जो तीनों कक्षक हैं ये हमारे पास में 2 अक्ष हैं, X और Y अक्ष है। इनकी जो पालियां हैं वो अक्षों के मध्य में स्थित होती हैं। अब देखो यहां पे कोई लिगेंड आएगा, संपर्क में कोई भी लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड आने पर देखो यानी कि जो DXY, DYZ, DZ कक्षक हैं इनकी पालियां अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। जब लिगेंड इन अक्षों के सहारे आता है तो इनमें प्रतिकर्षण बल कम लगता है
और प्रतिकर्षण बल कम लगने के कारण ये निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों का निर्माण करते हैं। जबकि ये दोनों कक्षक है dx² y² dz² कक्षक हैं, ये क्या होते हैं, इनकी पालियां अक्षों पे स्थित होती हैं। इनकी जो पालियां हैं वो अक्षों पे स्थित होती हैं। अब लिगेंड अक्षों के सहारे आता है, तो अक्षों के सहारे आने से इनमें जो प्रतिकर्षण है वो अधिक लगता है। प्रतिकर्षण अधिक लगने से यह उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो डी कक्षक है उनका जो समरस डी कक्षक है उनका विपाटन दो भागों में हो जाता है, T2G और EG। T2G वाले हैं वो होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, जो EG वाले हैं वो होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। अब देखो इन दोनों के मध्य विपाटन हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE, जिसको हम डेल 0 या tan dq के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे या EG में भरे जाएंगे। उनको हम एक तो इन दो जो कारक हैं जिसके आधार पे हम उनको भर सकते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जिसको हम डेल O के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है युग्मन ऊर्जा जिसको हम P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्थिति फर्स्ट ये हो कि डेल O ग्रेटर देन P। यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है तो डी कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम T2G कक्षक में भरेंगे। यानी कि अगर आपके पास में डेल 0 का मान 0 हो या डेल 0 है जिसका मान P से अधिक है, और ये कब होगा, जब परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। अब डी कक्षक है, डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को देखो T2G से EG में न जाके हम उन्हें T2G कक्षक में भरेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जब मान लो जो डेल O का मान यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होने पर डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को T2G कक्षक में भरा जाता है। यानी कि पहले यहां पे इलेक्ट्रॉनों को 3 इलेक्ट्रॉनों का यहां पे युग्मन होगा, और ये कंप्लीट भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। यानी कि, और ये स्थिति कब होगी कि डेल O का मान P से अधिक होगा, ये होगा परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। यदि ऐसे हो डेल 0 का मान स्थिति सेकंड है, अगर डेल O का मान P से कम हो, यानी कि जो समरस डी कक्षक हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि अपने को D4 इलेक्ट्रॉन भरना हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, अब इन सबको हम एक सारणी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी सारणी के आधार पे समझा सकते हैं, और ये सारणी निम्न है। अब देखो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यदि समरस डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो डी कक्षक है, डी कक्षक में जो हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे वो देखो, यह हमारे पास में समरस डी कक्षक है 5, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ऊपर EG नीचे T2G है, और ये हमारे पास में एनर्जी डिफरेंट है 0.6 डेल O माइनस 0.4 डेल O, टोटल हमारे पास में 10 dq है, इसको हम डेल O के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यदि डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां भर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है,
इजी में 0। एन का मान कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण का मान म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन के आधार पे निकालेंगे। तो एन का मान यहां पे कितना है? एन 1 है, और एक होता है तो मान कितना होता है? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब देखो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हो, तो T2Z 2 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे। अब यहां पे इजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2Z में 2 इलेक्ट्रॉन है, एन का मान कितना है? 2, और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन 3 हो तो T2Z 3 0, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसको यहां भर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके लिए एन का मान 3 और 3.87 बोर मैग्नेटॉन। अब यदि डी का मान 4 हो, यानी कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो, और परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां न जाके यहां भरा जाएगा, यानी डेल O ग्रेटर देन P। अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का विपाटन होता है, तो ऐसी कंडीशन में तो ये वाली एनर्जी है वो अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां न जाके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यहां हो जाएगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहां भर देंगे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? T2Z 4 0। अब यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, यानी एन का मान कितना है? 2 है, तो वापस 2.83 बोर मैग्नेटॉन। यदि ये 5 होता तो T2Z 5 0, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे ऐसे, और इसको हम कर देंगे युग्मित। यहां पे एन का मान कितना है? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। फिर यदि T2Z में 6 इलेक्ट्रॉन, इजी में 0, तो यहां पे एन का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं तो वहां पे एन का मान 0, एन का मान 0 होगा तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 7वां इलेक्ट्रॉन देखो ये कंप्लीट भर गए हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, और एन का मान फिर भी एक ही है, वही 1.73। फिर 8 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 9 होगा, फिर एक यहां भर जाएगा, एक इसमें, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे 9 वाले में, इसमें एक, और 10 होगा तो ये कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है, ये तो होता है परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। अगर यहां पे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता, क्या होता? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की स्थिति में क्या होता है? डेल 0 लेस देन P, यानी युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इस कंडीशन में देखो ये वाली विन्यास T2Z1 है, ये सिर्फ ऐसा कैसा रहेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन सीधा उसी में रह जाएगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को यहीं भरेंगे और यहां भरेंगे, तो एन का मान 1 यानी 1.73। फिर यदि 2 होगा तो भी वही बात रहेगी, 3 होगा तो भी वही बात रहेगी, यानी 3 तक वही रहेगा। अब T2Z 4 है, T2Z 4 में क्या होगा? देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों को 1 2 3 और ये 4। अब यहां पे n का मान कितना है? 4 है। n का मान कितना है यहां पे? 4, और n का मान 4 होगा तो उसके लिए 4.89 बोर मैग्नेटॉन। अगर 5 हो तो 5 में 3 इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 होंगे तो इस प्रकार भर देंगे। यहां पे n का मान कितना होगा? 5, और n का मान 5 होगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? 5.91 बोर मैग्नेटॉन, और 6 होगा तो फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहां पे युग्मित हो जाएगा, फिर n का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। इसमें n का मान कितना होगा? 4। यदि इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसमें भर देंगे 4, इसमें भर देंगे हम 2।
और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है। तो फिर हमारे पास में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 4.89 बोर मैग्नेटो। यह है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का विपाटन अष्टफलकीय संकुलों में। इसी प्रकार हम देखते हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार होता है। अब देखो डी कक्षक में जो समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक है वो चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं और उनमें डी कक्षकों का जो विपाटन है वो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के जस्ट विपरीत होता है। यानी कि देखो ये हमारे पास में समभ्रंश डी कक्षक है 5, जो वही डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर हमारे पास में लिगेंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र, दुर्बल हो या प्रबल हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिगेंड की उपस्थिति में चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों का विपाटन यह कैसे होगा, अष्टफलकीय संकुल है उनके जस्ट विपरीत होगा। ठीक है, यानी कि यहां पे ये इजी और ये T2Z, यानी कि इजी वाले हैं वो नीचे हो जाएंगे, T2Z ऊपर चले जाएंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वाला मान कितना होगा, 0.4 डेल टी माइनस 0.6 डेल टी। ठीक है, यानी कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में अब इन्हें कह देंगे हम निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। यानी कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का जो विपाटन है वो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के जस्ट विपरीत होता है। यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को डेल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ। यानी कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है उसको डेल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को डेल 0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इन दोनों में जो रिलेशन है, संबंध है, वो होता है डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ। साथ में हम देखो जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक है उनमें हमारे T2Z और EZ का मान दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। यानी कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE का मान, CFSE का मान कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 0.6 and EZ minus 0.4 and T2Z और कोष्टक से बाहर डेल ओ। देखो ये है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE का मान निकालने का फॉर्मूला, जहां पे n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी EG कक्षक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और T2Z में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE का मान निम्न फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसका मान होगा 0.6 n एक मिनट होगा, इसके लिए अब देखते हैं
चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE का मान निकालने के लिए देखो ये वाला है, इसमें -0.6 एंड इजी प्लस 0.4 एंड T2Z और डेल T। ये फॉर्मूला आएगा चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE का मान ज्ञात करने के लिए। देखो टेट्राहेड्रल होते हैं, चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, उनमें चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, इन दोनों में ही जो लिगेंड है उन दोनों में ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है, यानी इलेक्ट्रॉनों के पास में प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, उसका कोई विशेष प्रभाव इसमें नहीं होता। अब साथ में है कि जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिकों का महत्व क्या है। संकुल यौगिकों पर देखते हैं, देखो विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन B12 है जिसको हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग जो विटामिन B12 है जो कि एक संकुल यौगिक है जिसका उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा देखो EDTA एक संकुल यौगिक जो जल की कठोरता को दूर करने में उपयोगी होता है। इसके अलावा इनके बहुत से आर्थिक महत्व भी हैं, इसके अलावा इनके औषधीय महत्व भी हैं, ठीक है। एक हमारे पास में है जैसे ब्रिटिश एंटी लूसाइड BAL, ब्रिटिश एंटी लूसाइड, जिसका उपयोग हम करते हैं ऑर्सेनिक SB कैडमियम, ऑर्सेनिक SB कैडमियम के विषाक्तता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो संकुल यौगिक है उनका काफी महत्व है, यानी कि मेडिकल साइंस में या आर्थिक इकोनॉमिक साइंस में बहुत से उपयोगी भी हैं, ठीक है। धन्यवाद।